नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही चर्चित विषय यूसीसी पर एक विश्लेषण लेकर आए हैं। वर्तमान समय में टीवी डिबेट से लेकर अखबारों तक यूसीसी छाया हुआ है। यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। तो जानेंगे आज यूसीसी क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, संसद में किस प्रकार पारित हो सकता है, इसके लाभ क्या है, इस पर विरोध क्यों हो रहा है और संविधान में इसकी स्थिति क्या है और इस विषय को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। यूसीसी एक समान सिविल संहिता तो वर्तमान समय में सुर्खियों में क्यों है। तो कुछ समय पहले 2020 में जो हमारी राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, उसमें एक गैर सरकारी विधेयक लाया गया था एक समान सिविल संहिता के नाम से। तो जो यूसीसी जो एक गैर सरकारी विधेयक एक लाया गया था वो राज्यसभा में लाया गया था। तो क्या है यूसीसी? जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, उस सभी के लिए एक कानून बनाया जाएगा। एक संहिताबद्ध कानून बनाए जाएंगे सभी के लिए। एक ही कानून होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी के लिए एक ही समान कानून होंगे। वर्तमान समय में हमारे कुछ पर्सनल लॉज हैं जो हिंदू अपने हिसाब से उनको मानते हैं, मुसलमानों के अलग हैं, सिखों के लिए अलग, हिंदुओं के और सिखों के एक ही हैं, ईसाइयों के अलग हैं तथा पारसियों के अलग है, परंतु उन सभी को एक समान रूप दिया जाएगा। इससे संबंधित तथ्य है इस विधेयक में। अगर इस प्रकार का कोई विधेयक तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन करने का प्रावधान है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसके जो प्रावधान है वो संपूर्ण भारत में लागू हो जाएंगे। यदि जो यूसीसी है वो हमारी संसद में अगर पास हो जाता है तो जो वो कानून होंगे तो वो हमारे संपूर्ण जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत के नागरिक हैं, उन सभी पर लागू होंगे। चलते हैं आगे। समान नागरिकता संहिता से आशय क्या है? तो मतलब जो समान नागरिक संहिता है, इसे सरल शब्दों में समझाया जाए तो जो भी भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक पुत्र, दत्तक ग्रहण, विरासत के संदर्भ में एक सम रूप से लागू होंगे। यानी एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जो सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। जैसे हमारे जो व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे विवाह का, हिंदू अपने हिसाब से विवाह के रीति रिवाज को करते हैं, मुस्लिम अपने हिसाब से करते हैं, जो सिख है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो उन सभी के लिए जो कानून है, उन जो वर्तमान में हमारे पर्सनल लॉज हैं, परंतु उन सभी को एक ही संहिताबद्ध किया जाएगा, एक ही जगह किया जाएगा। जैसे समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भारत के संविधान का एक भाग है, भाग 4। मैंने एक सोर्स बनाया था, उसमें मैंने गलती से भाग 3 लिख दिया था, परंतु वो भारत के संविधान के भाग 4 में है, डीपीएसपी। और जो भाग 3 में है उसमें है हमारे मौलिक अधिकार। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच है। और जो हमारे जो डीपीएसपी है, जो यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमारे 36 से आर्टिकल 51 तक है। और इनमें है आर्टिकल 44 जिसमें यूसीसी का वर्णन है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है। और आर्टिकल 44 है वो एक उदार बौद्धिक के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं कि औपनिवेशिक भारत में 1835 में ब्रिटिश एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे कुछ कानूनों को, व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर बाकी सभी को एक संहिताबद्ध किया गया था। तो यानी यह इस पहले भी जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो 1835 से शुरू हुई है। जो डीपीएसपी है वो क्या है? जो डीपीएसपी है, जो हमारे भाग 4 है संविधान में, उसमें जो डीपीएसपी है, तो जो हमारी सरकारें हैं, राज्य है या संसद है, तो जो 36 से 51 तक आर्टिकल है वो एक मार्गदर्शक के रूप में है। यानी जो राज्य या संसद अगर कोई कानून बनाए
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएं, क्योंकि उनका जो कार्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, अर्थात सब कुछ जो है वो हमारी जो जनता है, जो सामान्य लोग हैं, उनके हित में हो। और जो डीपीएसपी है वो एक गैर न्यायिक है, अर्थात इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, परंतु हमारी संसद इस पर कानून अवश्य बना सकती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को नहीं कर सकता, और इन्हीं के अंतर्गत आता है आर्टिकल 44। तो इसलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो वो एक कानून प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। जैसे पहले अगर राज्यसभा में लाया जाए तो राज्यसभा में पारित होगा, फिर लोकसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति द्वारा उस पर मोहर लगा दी जाएगी और वो संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा। तो क्या है इस देखते हैं। समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यानी एक सेकुलरिज्म का एक कंसेप्ट दिया जाता है जो किसी भी धर्म जाति के सभी के, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सामान्य शब्दों में जाए समझा जाए तो ऐसा कानून होगा जो हर व्यक्ति पर लागू होगा। वह किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो उन सब पर वह लागू होगा। तो देखते हैं इन देशों में पहले से ही लागू है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सूडान में, तुर्की में, इजिप्ट में, इन देशों में यूसीसी ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। तो संविधान के आर्टिकल 44 के तहत नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। तो ये एक राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी को लागू करे। और जो यूसीसी है वो हमारी समवर्ती सूची का विषय है। भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं। एक तो है केंद्र सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा हो गया देश की, या बैंकिंग सिस्टम हो गया, रेलवे हो गई, विमानन हो गया, हमारा सिविल एविएशन हो गया। और दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची में जैसे कृषि हो गया, तो जो हमारे कृषि है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे विधानमंडल है वो इस पर कानून बना सकती है। हेल्थ हो गई, हमारी जो हेल्थ है वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और हेल्थ के साथ साथ जैसे सिंचाई है वो भी हमारी इसमें जो स्टेट लिस्ट में आती है। और एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। जो यूसीसी है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में और आता है जैसे शिक्षा पर भी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार वन भी समवर्ती सूची में आते हैं। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। इस प्रकार यूसीसी एक गैर न्यायिक यानी गैर न्यायिक है, यानी इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इस पर एक प्रॉपर तरीके से कानून लाया जाएगा, एक बिल पास होगा पहले संसद में, फिर वह भारत पर लागू होगा। और मैंने बताया कि व्यक्तिगत लॉ यानी जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो वर्तमान समय में जो परिदृश्य है हमारा पर्सनल लॉज का वो इस प्रकार है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 के हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं। उत्तराधिकारिता नियम है हमारा 1956 के हिसाब से। हिंदू अपर्याप्तता और संरक्षता अधिनियम 1956, दत्तक भरण और पोषण अधिनियम 1956 ये हिंदुओं के हैं। और काजी अधिनियम 1837, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला अधिनियम, तलाकों पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, तो हम इनको फॉलो करते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि जो भारत का संविधान है जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हमारे रीति रिवाज है हम उनको संरक्षित रख सकते हैं, अपनी भाषा को संरक्षित रख सकते हैं। तो हमारे देश विविधता पूर्वक, जो विविधता बहुत अधिक है और उसके साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी को समान अधिकार देता है। हम अपने रीति रिवाजों को संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए ये सब जो कानून है हम उनको अपने अपने धर्म के अनुसार फॉलो कर पाते हैं। तो ये वर्तमान परिदृश्य है भारत का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। भारत में कुछ धर्मनिरपेक्ष
कानून भी हैं, अर्थात जो सेकुलरिज्म भी है, कुछ कंसेप्ट है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। इसके अनुसार व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में या अंतर जातीय विवाह भी कर सकते हैं। यानी इसमें यह मान्यता दी गई कि जो व्यक्ति है वो एक धर्म से दूसरे धर्म में, जैसे हिंदू मुस्लिम में शादी कर सकते हैं या ईसाई में कर सकते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। और यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू मैरिज का कंसेप्ट है, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। इसके अतिरिक्त संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो ये है कुछ जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कानून है जो पहले लाए जा चुके हैं, जो संपूर्ण जो भारत का नागरिक है उन सब पर लागू है, और यह पर्सनल लॉज के ऊपर लागू है। यानी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है तो उसके अनुसार हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक फंडामेंटल यानी हमारे एक मौलिक अधिकार बन चुका है। तो वर्तमान समय में गोवा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। तो वर्तमान समय में भारत में केवल गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है। इस प्रकार वनडे टाइप्स एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के किस राज्य में यूसीसी लागू हुई है या लागू कर चुका है। तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यूसीसी की आवश्यकता ही क्यों है। तो देखते हैं, लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष में समानता बढ़ेगी। व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो उनकी जो शुरुआत है वो हमारी परंपराएं जो हमारे प्राचीन काल से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो उनको लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो उन सब से हमें प्राप्त हुए हैं। जो पुराने रीति रिवाज हैं उनसे हमें वो प्राप्त हुए हैं। तो इसमें माना जाता है कि इसमें पुरुषों को अनुचित लाभ मिलता है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो प्राचीन काल से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे जो हमारे पर्सनल लॉज बने हुए हैं तो इससे पुरुषों को फायदा होता है। जिस प्रकार जैसे मुस्लिम में एक पुरुष को एक से ज्यादा विवाह करने का अधिकार है, तो ये माना जाता है कि ये लैंगिक समानता को बढ़ाएगा। अगर यूसीसी आता है, अगर एक ही कानून बनते हैं तो उसमें लैंगिक समानता बढ़ेगी। विधि आयोग ने माना था कि प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के अनेक महिलाओं के, तो मतलब विधि आयोग द्वारा भी यह बात मानी गई है जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो महिलाओं के अधिकारों को कम करते हैं तथा पुरुषों पर उनकी प्रधानता को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत कानूनों में असंगति को दूर करने के लिए, यानी जो पर्सनल लॉज हैं उनमें लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिन लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं, अपने धार्मिक या रीति रिवाज है जो हमारे प्राचीन, उनके हिसाब से उनमें लंबे समय से परिवर्तन नहीं हुआ। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हमें समय अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। तो इन जो कानूनों में लंबे अनुसार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अगर यूसीसी आता है तो इनमें भी परिवर्तन होगा, कानूनों का सरलीकरण होगा। अब बहुत ही जटिल तंत्र है, सबके लिए अलग अलग कानून है, सभी धर्म अपने कानून को फॉलो करते हैं, तो न्याय देने में इससे बहुत समस्या होती है न्यायालयों को। अगर एक समान सिविल संहिता आ जाए तो इससे कानून जो न्यायालय है उनके कार्य भी कम होंगे, समाज के कमजोर वर्ग का संरक्षण होगा। इससे जो समाज में कमजोर वर्ग है उसका भी संरक्षण होगा। तो एक स्लाइड आप देख सकते हैं कि यूसीसी पर क्या है बहस। समर्थकों के तर्क क्या है, जैसे मैंने बताया लैंगिक असमानता होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव कम होंगे, कानून का सरलीकरण होगा। और इसका विरोधी है जो इसके पक्ष में, वो क्या कहते हैं कि यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कैसे करेगा। व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। उनका कहना है कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो हमें अपने धर्म के अनुसार ही फॉलो करने चाहिए, यानी वो हमारे धर्म के जो हमारे समुदाय है उसी पर छोड़ देना चाहिए। इसके विरुद्ध क्या तर्क है? पंथ निरपेक्ष नागरिकों के कानूनों के तहत विविधता। देखिए वर्तमान समय में जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि सभी धर्म अपने अपने अनुसार फॉलो करते हैं, हिंदू अपने अनुसार फॉलो करते हैं, तो एक संहिताबद्ध करने में उनको सभी को एक कानून बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ समुदाय को लगता है कि इससे उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा या उनके रीति रिवाज नष्ट हो सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ये यूसीसी का मुद्दा है केवल सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए है, इस पर कानून नहीं लाया जाता, केवल यह
एक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है विविधता के विरुद्ध। अब भारत का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, विविधता में एकता का कंसेप्ट लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि भारत में विभिन्न जाति धर्मों को, विभिन्न पंथों को मानने वाले लोग हैं। वे अपने अनुसार धर्म को फॉलो कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, यानी हम अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कुछ को लगता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं को कम कर देगा, क्योंकि इसमें जो हमारे रीति रिवाज है उन सबको एक संहिताबद्ध किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम सबके सभी कानूनों को एक संहिताबद्ध किया जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता। तो इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो ये हमारा आर्टिकल 14 है, जो भाग 3 में नीति जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 उनमें है आर्टिकल 14, इसका है कानून के समक्ष समानता। तो यह देखा जाए तो यह यूसीसी के पक्ष में कानून है, क्योंकि भारत में हम सभी भारत में रहते हैं, हमारे पास एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। तो इसलिए सबके लिए कानून भी एक होने चाहिए। तो कानून के समक्ष समानता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो, आर्टिकल जो 14 है ये कहता है कि कानून के समक्ष समान है, सभी के लिए जो कानून है एक बराबर है। परंतु दूसरी तरफ है जो आर्टिकल 25 से 28 वो कहते हैं कि अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपनी धार्मिक स्वतंत्रताएं, अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं। आर्टिकल 29-30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। तो ऐसा लगता है कि यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि एक तो कानून को सभी के लिए कानून को समान बताता है, दूसरा जो हमारे 25 से 28 है वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं भी देता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह इन दोनों के बीच एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? एक तो जागरूकता, यह एक सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर पहले सरकार को टीवी डिबेट्स तथा अखबारों के माध्यम से यूसीसी के बारे में सामान्य लोगों को जागरूक कराना चाहिए कि यूसीसी क्या है, इसके क्या फायदे होंगे। अभी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको यूसीसी शब्द भी नहीं सुना है, जिसको इसका मतलब अर्थ तक नहीं पता है कि यूसीसी क्या है, सिविल एक समान सिविल संहिता क्या है। तो सरकार को पहले इसके बारे में लोगों को जागरूक कराना चाहिए, इसकी एडवांटेज बतानी चाहिए, तब जाकर इसके संसद में कोई बिल लाना चाहिए। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, तो सभी धर्मों के जो भी धर्मगुरु हैं या जो भी उनके विशेष व्यक्ति हैं, उन सभी धर्मों की सलाह के साथ एक निश्चित हमें परिणाम पर पहुंचना चाहिए कि जिसमें सभी लोगों की सहमति हो, उसके बाद यह कानून लाया जाना चाहिए। देखिए जैसे भारत है तो हम जो नागरिकता है, जैसे अमेरिका है वहां पर दो नागरिकता होती है, एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरे जिस राज्य में वहां के लोग रहते हैं उसकी नागरिकता। परंतु भारत में जो नागरिकता है वो एक ही है, और भारत में नागरिकता एक ही है तथा भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत कोई जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं करता, उसके लिए सब धर्म समान है। तो जब हम भारत के नागरिक, हमारी जो नागरिकता एक है, भारत का संविधान एक है जो सभी व्यक्तियों के लिए नागरिकता एक है, तो इसी प्रकार आर्टिकल 14 के अनुसार कानून के समक्ष भी सभी समान है। तो सरकार को इस प्रकार के यूसीसी पर बिल लाने से पहले जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए इसके विषय में, और सभी समुदायों को के साथ विचार विमर्श करके एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना चाहिए। तो हमारा आज का कंटेंट जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।